हे गाइस, वेलकम बैक टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी स्टैंडर्ड 11th का फर्स्ट वाला पार्ट। तो यस गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 को फाइनली। ठीक है, टोटल आपके 11th स्टैंडर्ड में 16 चैप्टर्स है और 16 में से ऑलरेडी मैं आई एम वेरी हैप्पी टू डिक्लेयर कि मैंने आप लोगों के टोटल 12 चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए आउट ऑफ 16 चैप्टर्स। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। तो ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा रिलेटेड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर को देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको उस चैप्टर का इस चैप्टर के अंदर में हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। जो पार्ट ऑलरेडी आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हो, डिस्कस कर चुके हो, स्टडी कर चुके हो, उस चीज़ का थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अपने इस चैप्टर को। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर इंटरेस्टिंग नहीं भी होता था तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग बना देती थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया, चैप्टर का आपका नाम है चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। चलिए भाई, अगर मुझे न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, अगर मुझे न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ना है तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, मुझे न्यूक्लियस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे न्यूक्लियस को पढ़ना है तो मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना पड़ेगा। मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मुझे तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कस करना पड़ेगा और न्यूक्लियस को डिस्कस करने के लिए मुझे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ना है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने के लिए मुझे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल चाहिए जो कि रहेगा सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक शेल को कंसिडर किया। ज़रा ध्यान देंगे सारे के सारे इधर। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपके सोलर सिस्टम में, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो आपका सेंटर होता है, सेंटर पे हमेशा सन होता है। ठीक है, और सन के आजू बाजू में आपके सारे के सारे प्लैनेट्स होते हैं। ये आपके सारे के सारे प्लैनेट्स है जो सन के आजू बाजू में, सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व किया वो ये ऑब्ज़र्व किया कि ये आपका सेंटर ऑफ में सन है और सन के आजू बाजू में आपके सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेम बिल्कुल किस्सा आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी ऐसा ही होता है। अगर मैं एटम की बात करती हूँ तो एटम के सेंटर में आप लोगों को पता है कि एटम के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आजू बाजू में हमेशा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के आजू बाजू में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब सोलर सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल एक जैसा है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे सारे के सारे। ये है आपका सोलर सिस्टम और ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी तक मैंने क्या क्या जाना, अभी तक मैंने यहाँ पे ये दो चीज़ें जानी कि सेंटर पे सोलर सिस्टम के हमेशा सन होता है और सन के आजू बाजू में आप लोगों को ही पता है जैसे कि अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से सन के आजू बाजू में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ऑर्बिट जिसके अंदर में ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो है ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में ही था ये, ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड 9th में, जहाँ तक मुझे मेरे स्टैंडर्ड 9 का याद है। आप लोगों ने भी वही स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आई होप सो। ये जो होता है इसको भी आप ऑर्बिट ही बोलते हो, इसी को आप शेल भी बोलते हो। ठीक है, अब आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि जैसे कि ये सेंटर पे सन है तो ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, बिल्कुल एक जैसा है। सेंटर पे सन, सेंटर पे न्यूक्लियस। यहाँ पे आजू बाजू में प्लैनेट्स है, यहाँ पे सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स है।
है चीज़ डुप्लीकेट सेम ही। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्लैनेट्स सन के आजू बाजू में घूम रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना सन और प्लैनेट्स के बीच में। इसीलिए तो प्लैनेट सन के आजू बाजू में घूम रहे, इसीलिए तो प्लैनेट सन के आजू बाजू में रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के आसपास में बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं शेल के अंदर में। तो कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे भी होगा ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो चलिए देखते हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सन और प्लैनेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स को आप बोलते हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है एक ऐसा फोर्स है जो सन और प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, जो सन और प्लैनेट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपका जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। मतलब अब हम लोग ये कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ एटम बिल्कुल एक जैसा है। इसके सेंटर पे सन है, इसके सेंटर पे न्यूक्लियस है। सन के आजू बाजू में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सन और प्लैनेट्स के बीच में एक फोर्स है और उस फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड जो भी आपका न्यूक्लियस है और जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो भी आपका फोर्स है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे या नहीं समझे भाई? तो लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग आगे के पार्ट की तरफ। आपका जो आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लाइड का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लाइड हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कस करने वाले कि न्यूक्लाइड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई। चलिए देखते हैं बढ़िया तरीके से एकदम। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है, किसी भी न्यूक्लाइड को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ये है आपके न्यूक्लाइड का रिप्रेजेंटेशन। न्यूक्लाइड को बिल्कुल इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे जो आपका एक्स होता है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका जेड होता है, जो भी आपका जेड होता है, इस जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और जो भी आपका ए होता है, इस ए का मतलब होता है आपका एटॉमिक मास नंबर। तो अगर हम किसी भी न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी न्यूक्लाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्स सिंबल का। एक्स के नीचे में हमेशा जेड होता है और ऊपर में हमेशा ए होता है। एक्स जो होता है वो आपका कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। सपोज़ अगर सोडियम है तो आप सोडियम का सिंबल यानी एक्स के जगह पे लिखेंगे। सपोज़ अगर मैग्नीशियम है तो आप मैग्नीशियम का सिंबल एक्स के जगह पर लिखेंगे। सपोज़ अगर लेटेस्ट से हेलोजन है तो आप हेलोजन का सिंबल एक्स के जगह पर लिखेंगे। मतलब एक्स आपका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और ए का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो ये है कि जो भी आपका जेड होता है, मतलब जो भी आपका एटॉमिक नंबर होता है, जो भी आपका जेड होता है, जो भी आपका एटॉमिक नंबर होता है, इसी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और उसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि जेड का मतलब ही एटॉमिक नंबर होता है, उसी का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो है ए। ए का मतलब एटॉमिक मास नंबर तो होता है, ए का मतलब एटॉमिक मास नंबर तो होता ही है, लेकिन उसी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब ही आपका ए होता है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका एटॉमिक मास नंबर ए है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जेड प्लस एन। ज़रा ध्यान देना, ए मतलब एटॉमिक मास नंबर,
Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि Z का मतलब ही एटॉमिक नंबर होता है, Z का मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जगह पे Z भी लिख सकते हो, क्योंकि Z का मतलब ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे Z को लिखा। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे कि न्यूट्रॉन का स्पेलिंग N से स्टार्ट होता है, तो मैं उसको N से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का आपका फॉर्मूला बनेगा A माइनस Z। कुछ भी नहीं करना है, ज़रा ध्यान देंगे। A इक्वल्स टू Z प्लस N है। अगर मुझे N का वैल्यू चाहिए तो इस Z को यहाँ से यहाँ भेज देंगे, तो जब ये प्लस Z यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो माइनस Z बन जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? A माइनस Z। मतलब आपके N का वैल्यू क्या आया? A माइनस Z। ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखना है। फिर फोर्थ वाली जो थिंग है, जो कि काम की थिंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो आपकी ये है कि जो भी आपका न्यूक्लियॉन होता है, न्यूक्लियॉन का मतलब ही होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को टुगेदर आप न्यूक्लियॉन बोलते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत बेसिक से पॉइंट्स है जो कि एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो X Z A, X मतलब कोई भी एलिमेंट, Z मतलब एटॉमिक नंबर, A मतलब एटॉमिक मास नंबर। याद रखना इस चीज़ को कि Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, उसी का मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, उसी का मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है। A का मतलब एटॉमिक मास नंबर होता है, उसी का मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और इसको आप इस फॉर्मूले से निकालते हो। अगर आपको कहीं पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करेंगे? A माइनस Z। और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि न्यूक्लियॉन जो होता है उसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये थी आपकी बेसिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिसके बिना आप इस चैप्टर के अंदर में एंट्री नहीं ले सकते। ये काफ़ी बेसिक पार्ट है। हो सकता है आप इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन इस चैप्टर में और बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना है रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो फर्स्टली आप लोग जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम लोग बढ़ रहे हैं फिर आगे की तरफ। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन को देख लिया है और जैसे कि समझ भी लिया है, फॉर्मूले को भी देख लिया है और आप लोगों ने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, तो चलिए गाइस, अब इस डेटा का यूज़ करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। देखते हैं कि आप लोगों को वो जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते आते हैं या नहीं आते, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग वाले सेशन को, ठीक है भाई। चलिए, अब मैं सपोज एक एग्जाम्पल ले रही हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले एक सेकेंड, यहाँ भी हम लोग एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लेंगे ये वाला क्वेश्चन। नाइट्रोजन 7 और 15, ये वाला मैंने एक एलिमेंट लिया है और हम लोगों को इसमें सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है एटॉमिक नंबर को, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन मतलब एटॉमिक मास नंबर को। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दैट आप एकदम बढ़िया ट्रेन हो जाओगे कि किस तरीके से कैलकुलेशंस को करना है। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो भी नीचे वाला होता है वो आपका हमेशा Z होता है, और जो भी ऊपर वाला होता है वो हमेशा आपका A होता है, ठीक है भाई। आपको याद रखना है कि जो भी नीचे वाला होता है वो Z होता है, और जो भी ऊपर वाला होता है वो A होता है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है, फिर मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई, फिर मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ठीक है भाई। बस इतनी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इसी के साथ में हम लोग नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स भी निकालेंगे। मतलब आपका एकदम बढ़िया वाला खतरनाक लेवल का प्रैक्टिस हो जाएगा, और आप कोई भी पैरामीटर को यूँ निकाल पाएंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई, बढ़ते आगे की तरफ।
अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की, तो सबसे पहले देखो इधर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का मतलब ही आपका z होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का मतलब ही क्या होता है, z होता है। आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को निकालना है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मतलब ही z होता है। यहाँ पे आपके z का वैल्यू कितना है, 7। नीचे वाला नंबर हमेशा z होता है, ऊपर वाला नंबर हमेशा a होता है। यहाँ पे आपका जो z का वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे आपके z का वैल्यू है 7। मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे भाई, 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भी आपका z ही होता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भी आपका z ही होता है। तो z का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 7। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और n का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस z। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को जो आप n से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसका फॉर्मूला होता है a माइनस z। तो लिखेंगे भाई उसका फॉर्मूला a माइनस z। a का वैल्यू कितना है, 15 है। a का वैल्यू कितना है, 15, क्योंकि ऊपर वाला नंबर हमेशा a होता है। z का वैल्यू कितना है, 7। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि n का फॉर्मूला होता है a माइनस z। तो a माइनस z, n मतलब ही आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो a का वैल्यू था 15, तो a के नीचे 15 लिखा। z का वैल्यू था 7, तो z के नीचे 7 लिखा। 15 माइनस 7 कितना होता है भाई, 15 माइनस 7 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने निकल करके आए, 8 निकल करके आए। ठीक है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन का आपका मतलब ही होता है भाई प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही आपके नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन का वैल्यू कितना है, मतलब ये आप ऐसे लिख सकते हैं z प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसका मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, आप प्रोटॉन का मतलब ही क्या होता है, z होता है, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू यहाँ पे आपका है 7, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने, 8। तो 7 प्लस 8 कितना होता है, 15। ये आपके निकलते हैं नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको बस इतना याद रखना है कि नीचे वाला नंबर हमेशा z होता है, ऊपर वाला नंबर हमेशा a होता है। z का मतलब ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, z का मतलब ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, a का मतलब एटॉमिक मास नंबर होता है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस z, मतलब ही ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो उससे आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। और अगर आपको नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन का वैल्यू है 7 और न्यूट्रॉन का वैल्यू है 8, तो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट सारे के सारे। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल को एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप ले रहे हैं, जो मैं आप लोगों को करना है वो है कार्बन 6 टाइम्स, और यहाँ पे मैंने आप लोगों का 14 वैल्यू लिया है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का मतलब ही z होता है, और यहाँ पे आपके z का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आपके z का वैल्यू है 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इस केस के अंदर में आपके टोटल 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके एटॉमिक नंबर जितने हैं, मतलब 6 ही है। फिर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है a माइनस z। a का वैल्यू कितना है, 14। z का वैल्यू कितना है, 6। तो 14 माइनस 6 कितना होता है, 14 माइनस 6 कितना होता है, कितना होता है भाई, 8 होता है। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि 14 माइनस 6 आपका 8 होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है z प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, मतलब ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। z का वैल्यू कितना है, 6 है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8। 6 प्लस 8 कितना होता है भाई, 6 प्लस 8 कितना होता है, 14। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स निकले। तो इस तरीके से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियॉन ये सब कैलकुलेट कर सकते हो।
सिर्फ अगर आपको इतना पता चल जाए कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास नंबर क्या है, मतलब Z का वैल्यू कितना है और A का वैल्यू कितना है, अगर आपको पता चल जाए तो आप उसको देख के सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, और मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ फॉर होमवर्क, प्लीज़ उसको करके जल्दी से सारे के सारे कमेंट्स में डालेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ये वाला बोरॉन 511। इसमें आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। इतनी चीज़ें आपको इसके लिए कैलकुलेट कर रही हैं और कमेंट्स में डालो भाई, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, लेकिन कमेंट्स में हर किसी के जा के पढ़ती हूँ, आपके नाम्स भी पढ़ती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आपके इसके पहले भी मैंने सारे के सारे कमेंट्स देखे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मुझे लगेगा कि आप लोग कर रहे हो सॉल्व एंड इट्स हेल्पिंग यू, ठीक है। तो जल्दी से ले लो भाई स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको हम लोग देख लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं भाई सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हुए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिलेशन में हम लोग देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है वो ये है कि जो भी आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर ऑफ एटम, ठीक है, जो भी आपका रेडियस होता है आउटर स्फीयर ऑफ एटम वो होता है 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं इस चीज़ को। सपोज़ मैंने एक एटम को लिया है, एटम के सेंटर पे आपका न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे आपके अलग अलग शेल है, अलग अलग सबशेल है, अलग अलग स्पीयर्स है। जो भी आपका ये वाला पार्ट है ये है आपका आउटर स्पीयर, ठीक है, और ये है आपका न्यूक्लियस। तो जो भी आपका रेडियस है इस आउटर स्पीयर का, ठीक है, और ये है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। याद रखना है आपको, इस पार्ट को आप लोग बोलते हो रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर। इस पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो? रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर। और जो भी आपका ये वाला पार्ट है इस पार्ट को आप लोग बोलते हो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे बस आपको दो पार्ट एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है। ये है आपका आउटर स्पीयर, मतलब वो स्पीयर जो सबसे आउटसाइड के एटम में, आउटर साइड में एटम के, उसको आप आउटर स्पीयर बोलते हो। और जो उसका रेडियस है, मतलब ही जाहिर सी बात है रेडियस ऑफ सर्कल समझ लो, वो होता है आपका रेडियस ऑफ आउटर स्पीयर। अब न्यूक्लियस उसमें ये अंदर छोटा सा है, तो जो न्यूक्लियस का रेडियस है ये वाला, ये छोटा सा जो न्यूक्लियस का रेडियस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो जो आपका रेडियस होता है आउटर स्पीयर का, उसका अप्रॉक्सीमेशन ये किया गया है कि वो 10⁵ टाइम्स होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 10⁵ टाइम्स बड़ा है इससे। सेकेंड पॉइंट जो आपका है वो ये है कि जो भी आपका R होता है उसी का मतलब होता है R0 × A⁴1/3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टर्म क्या क्या डिनोट करता है। जो भी यहाँ पे आपका R है, R का मतलब होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे आपके R का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। जो भी आपका R0 है, R0 आपका कांस्टेंट है। जो भी आपका A है आपका ये एटॉमिक मास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगर मैंने आगे का पॉइंट जो देखा वो ये है कि जो भी मेरा वॉल्यूम होता है, सभी को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो भी वॉल्यूम होता है वो रेडियस का क्यूब होता है। मतलब जो भी आपका वॉल्यूम होता है वो रेडियस का क्यूब होता है। ये बात सबको पता है ना भाई, रेडियस का क्यूब मतलब ही वॉल्यूम होता है। अगर मैं वैसा नहीं डिनोट करूं, लेकिन आपको पता है बात बहुत बढ़िया तरीके से कि वॉल्यूम मतलब ही R³ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस R³ के जगह पे वैल्यू को रख दूं R0 × A⁴1/3 का क्यूब। अब R0 तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग नहीं लिखे तो भी वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। मतलब मैं क्या लिखूंगी A⁴1/3। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपका एक रिलेशन निकल करके आता है कि जो भी आपका V है उसी का वैल्यू A के बराबर भी है। तो इस तरीके से आप एक और रिलेशन यहाँ पे डिनोट कर सकते हो
ये अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे आता है, लेटस से यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो यहाँ पे भी आपके प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। तो अगर कांस्टेंट को हटाया, इक्वल्स टू को हटाया, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है, तो यहाँ पे भी आपके प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर जो होता है वो 10 की पावर +5 टाइम्स बड़ा होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि आर का मतलब होता है R0 इंटू ए की पावर 1/3, वेर आर आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, R0 एक कांस्टेंट है और ए की पावर 1/3 एक टर्म है। वॉल्यूम का मतलब रेडियस का क्यूब होता है, तो रेडियस का मतलब ही आर का क्यूब। अब आर की जगह मैंने लिखा इस वैल्यू को R0 इंटू ए की पावर 1/3, ठीक है। अब इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है तो वो प्रोपोर्शनलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी का मतलब होता है ए की पावर 1/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए की पावर 1 भी बोल सकते, ए भी बोल सकते क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो चुका है। समझे या नहीं समझे भाई? तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लोग जनरली पढ़ते वक्त अवॉइड करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पॉइंट बड़े काम के होते हैं। तो जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने आगे का पार्ट कि जो भी आपका न्यूक्लाइड होता है आप उसको किस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स में क्लासीफाई करते हो। मतलब ये हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली न्यूक्लाइड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, एकदम बढ़िया तरीके से। टोटल 5 टाइप्स होते हैं आपके न्यूक्लाइड के, मतलब ये न्यूक्लाइड को टोटल क्लासीफाई किया गया है इनटू 5 मेजर टाइप्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन 5 मेजर टाइप्स को, डेफिनेशंस को, बढ़िया से एग्जाम्पल्स को, ताकि चीज़ें आपकी एकदम बेटर तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। चलिए मूव करते हैं इस पार्ट की तरफ। चलिए भाई देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड को हम लोग देख रहे हैं। जो आपका पहला क्लासिफिकेशन है वो है आपका आइसोटोप। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। इसके पहले देखने से पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखा के देती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। द एलिमेंट्स और न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass number are called as isotopes of each other. चलिए भाई समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे एक्चुअली बोल क्या रखा है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ऐसे न्यूक्लियर, बुक में जो डेफिनेशन दिया है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है। पता नहीं इजी डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है फिर भी बुक वालों ने डिफिकल्ट डेफिनेशन क्यों दिया। आपका जो थिंकिंग है उसको और कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं वो लोग, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल ही ना समझे। तो इसलिए हो सके तो वो डेफिनेशन के थ्रू मत जाओ, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन को देखो। सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ये कहती है जो भी आपके एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे न्यूक्लियाई को आप आइसोटोप्स बोलते हो। चलिए एग्जाम्पल के हेल्प लेके समझते हैं। सपोज मैंने लिया है कार्बन का, ठीक है। तो अगर मैंने कार्बन लिया है पहले 6 और 12, फिर मैंने लिया है कार्बन 6 और 13, फिर मैंने लिया है कार्बन 6 और 14, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इन तीनों केसेस में जो आपका एटॉमिक नंबर Z का वैल्यू है वो सेम है, बट जो आपका एटॉमिक मास नंबर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। मतलब ये तीनों केसेस में आपके जो एटॉमिक नंबर है, जो आपके Z का वैल्यू है वो सेम है, जिसका वैल्यू 6 है। लेकिन ये तीनों के तीनों केसेस में जो आपके एटॉमिक नंबर का वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। तो आपने ये यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि तीनों के तीनों केसेस में आपके एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब 6 है, बट आपके जो एटॉमिक मास नंबर है वो डिफरेंट है। कभी 12 है, कभी 13 है, कभी 14 है। तो ऐसे एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो? आइसोटोप्स। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के आइसोटोप्स हुए। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइट्रोजन का ले लूँ तो आप ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अगर मैंने सपोज लिया यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे लिया है 14, यहाँ पे लिया है 15,
तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये दोनों के दोनों केसेस में आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपका Z का वैल्यू सेम है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के Z का वैल्यू, एटॉमिक नंबर का वैल्यू 7 है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के Z का वैल्यू, एटॉमिक नंबर का वैल्यू 7 है। लेकिन यहाँ पे आपके A का वैल्यू है 14, यहाँ पे आपके A का वैल्यू है 15। मतलब ऊपर वाले केस में भी आपके एटॉमिक नंबर सेम थे बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट थे, तो ये सारे एक दूसरे के आइसोटोप्स हुए। नीचे के केस में भी आपके एटॉमिक नंबर सेम है बट आपके एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, इधर 14 है इधर 15 है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोप्स। मतलब आइसोटोप्स मतलब मैंने क्या जाना, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, तो उनको आप आइसोटोप्स बोलते हो। समझे या नहीं समझे भाई? तो जल्दी से ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए अब भाई आप लोगों ने अभी आइसोटोप तो देख लिया, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, वो आपके आइसोटोप्स होते हैं। अब मुझे देखना है आइसोबार्स को, तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं आइसोबार्स को। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आइसोटोप का एग्जैक्टली उल्टा जो होता है, एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो आपका आइसोबार्स है। मतलब आइसोटोप में आपका एटॉमिक नंबर सेम है, तो आइसोबार में बिल्कुल इसका एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आइसोबार्स को। चलिए भाई देखते हैं हम लोग आइसोबार्स को कि आइसोबार्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आइसोटोप्स का एग्जैक्टली उल्टा अपोजिट आइसोबार्स होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर but different atomic number, but different atomic numbers are called as isobars of each other। चलिए भाई समझते हैं इस चीज़ को एग्जाम्पल्स की हेल्प से। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है ऐसे दो सब्सटेंसेस, ऐसे दो एलिमेंट्स, ऐसे दो न्यूक्लियाई जिनका आपका एटॉमिक मास नंबर सेम है, जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आप ऐसे एलिमेंट्स को आइसोबार्स बोलते हो। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा। बुक में वो डेफिनेशन को पता नहीं क्यों इतना घुमा दिया है उन्होंने, बुक वाले डेफिनेशन को मत पढ़ो यार, नहीं तो आपको एग्जाम्पल्स भी समझते नहीं आएंगे। तो ये वाली डेफिनेशन को पढ़ो। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनको आप आइसोबार्स बोलते हो। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार बढ़िया तरीके से, क्योंकि एग्जाम्पल देखे बिना चीज़ें उतनी बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई नहीं होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका ये वाला हाइड्रोजन और हेलियम का। यहाँ पे मैंने लिया है 1, यहाँ पे लिया है 2, यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे भी है 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वो रहेगा आपका ये वाला कार्बन 7, 12, कार्बन 6, 14 और 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो इसके अलावा हम लोग और लेने वाले हैं वो है आपका सोडियम और मैग्नीशियम का। चलिए भाई देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि जो भी नीचे वाला नंबर होता है वो आपका हमेशा Z होता है, मतलब एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला नंबर हमेशा A। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, नीचे वाला नंबर Z, ऊपर वाला नंबर A, हर जगह पे बिल्कुल आपका वैसे ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों केसेस को अगर आप ध्यान से देखते हो, अगर ये दोनों केसेस को आप ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि दोनों केसेस में आपके एटॉमिक मास नंबर सेम है। ये दोनों केसेस में आपके एटॉमिक मास नंबर सेम है। यहाँ पे भी आपका एटॉमिक मास नंबर 3 है, यहाँ पे भी आपका एटॉमिक मास नंबर 3 है। मतलब दोनों केस में एटॉमिक मास नंबर आपका सेम है, बट एटॉमिक नंबर को देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। मतलब इन दोनों के लिए आपके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये दोनों फिर एक दूसरे के क्या हुए, आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर सेम है। नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर दोनों केस में सेम है। यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है।
लेकिन आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आप लोगों ने ये केस ऑब्जर्व किया कि दोनों केसेस में, सोडियम और मैग्नीशियम के केस में, मतलब ही Na और Mg के केस में, दोनों केसेस में आपके एटॉमिक मास नंबर मतलब ही A का वैल्यू 24 है, जो कि सेम है। लेकिन दोनों केसेस को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपने ये भी देखा कि दोनों केस में आपके एटॉमिक नंबर का वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे भी इनका एटॉमिक मास नंबर सेम है। तो सीधी सीधी बात मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है तो आप उसको आइसोटोप बोलते हो, और अगर एटॉमिक मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो आप उसको आइसोबार बोलते हो। तो ले लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई पढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका मिरर न्यूक्लियाई। मतलब जो थर्ड आपका क्लासिफिकेशन है न्यूक्लियाइड का, वो है आपका मिरर न्यूक्लियाई। चलिए देखते हैं मिरर न्यूक्लियाई को एकदम बढ़िया तरीके से। ये मिरर न्यूक्लियाई आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले पार्ट में नहीं था, ये एक न्यूली इंट्रोड्यूस पार्ट है जो उस टॉपिक में नहीं था। तो चलिए ध्यान देंगे सारे के सारे, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बट समझ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग मिरर न्यूक्लियाई को, जो कि आपका थर्ड क्लासिफिकेशन है। मिरर न्यूक्लियाई, चलिए देखते हैं इसका, एक बार मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ। द आइसोबार्स इन विच the number of protons and number of neutrons differ by 1 are called as mirror nuclei ऑफ ईच अदर। मतलब यहाँ पे आपको ये बोल रखा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि ऐसे आइसोबार्स जिसमें जो भी आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, और जो भी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उनका डिफरेंस 1 आता हो, ऐसे आइसोबार्स, ध्यान से देखना, ऐसे आइसोबार, यहाँ पे पहले उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है आइसोबार्स, ऐसे आइसोबार जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का डिफरेंस का वैल्यू 1 आता है, ऐसे आइसोबार्स को आप मिरर न्यूक्लियाई बोलते हो। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ऐसे आइसोबार्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस आपका 1 आता है, आप उनको मिरर न्यूक्लियाई बोलते हो। चलिए लेते हैं इसके एग्जाम्पल को और डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। ज़रा ध्यान देना, हाइड्रोजन 1,3 और हेलियम 2,3, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व किया, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे देखी वो ये ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पे आपका जो एटॉमिक नंबर का वैल्यू है वो डिफरेंट है, बट जो भी आपके एटॉमिक मास नंबर का वैल्यू है वो सेम है। तो ये आइसोबार्स है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि जब भी एटॉमिक नंबर का वैल्यू डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास नंबर का वैल्यू मतलब ऊपर वाला वैल्यू सेम होता है तो आप उसको आइसोबार बोलते हो, ठीक है। ये चीज़ तो पहले से क्लैरिफाई हो गई थी। तो भाई आइसोबार वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब इसमें हम लोग को आगे बढ़ना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस 1 आना चाहिए। अब ज़रा देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स का मतलब ही आपका होता है भाई, जो भी आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है उसी का मतलब Z होता है। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 1 और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है भाई 2। ध्यान देना, यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर का वैल्यू मतलब ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे आपके एटॉमिक नंबर का वैल्यू मतलब ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का वैल्यू 2 है। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की, अगर मैं नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की बात करती हूँ तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है A माइनस Z, यहाँ पे भी क्या होता है A माइनस Z। चलिए आगे बढ़ेंगे, A का वैल्यू कितना है 3,
z का वैल्यू कितना है 1, 3 माइनस 2 कितना होता है भाई, 3 माइनस 2 होता है आपका 2। तो ये आए आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना है 3 और यहाँ पे आपके z का वैल्यू कितना है 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, ऐसे आइसोबार्स मतलब जिनमें एटॉमिक नंबर का वैल्यू डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर मास नंबर का वैल्यू सेम है, ऐसे आइसोबार्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस 1 आता हो। तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालिए, यहाँ पे भी आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लिए और यहाँ पे भी आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लिए। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे z माइनस एन का वैल्यू कितना है चेक करेंगे हम लोग। z का वैल्यू है 1 और n का वैल्यू है 2। यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 1। आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। आप बड़ा माइनस छोटा करो या छोटा माइनस बड़ा करो, हमें मैग्नीट्यूड से वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे z का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, तो z माइनस n का वैल्यू कितना रहेगा 1। अगर आप यहाँ पे देखते हो, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व किया, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे कैलकुलेट करेंगे z माइनस n का वैल्यू। z का वैल्यू कितना है 2 और n का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे आपने दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहली चीज़ आपने ये ऑब्जर्व की कि ये भी आइसोबार है, ये भी आइसोबार है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार है क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक मास नंबर सेम है। सेकेंड थिंग आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की, यहाँ पे z का वैल्यू 1 है, यहाँ पे z का वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है, ठीक है। फिर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहा क्योंकि आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है a माइनस जेड, तो a माइनस जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू निकाला। यहाँ पे भी सेम वैसे ही किया। फिर आपको डिफरेंस निकालना था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन मतलब ही एटॉमिक नंबर होता है और फिर न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे भी आपका वैल्यू कितना आया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस 1 आया। यहाँ पे भी आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस कितना आया 1। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार तो है, लेकिन आइसोबार होने के साथ साथ दोनों केस में जो डिफरेंस है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वो 1 आता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इसलिए भाई ये दोनों एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई हुए, मिरर न्यूक्लियाई। समझे या नहीं समझे भाई? चलिए आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल की बात करते हो तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो z होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो a होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब ही z होता है। फिर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आपका फॉर्मूला होता है a माइनस जेड, ठीक है। दोनों केसेस में निकालेंगे और फिर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस निकालेंगे। चलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे, मतलब इस z का वैल्यू कितना है, इस केस में 6 है। इस केस में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब ये आपका z का वैल्यू 6 है। अगर मैं बात करती हूँ इस केस में, तो इस केस में आपके जो z का वैल्यू है वो है 7, ठीक है। यहाँ पे आपका z का वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। यहाँ पे आपका z का वैल्यू 7 है, मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं 7, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है a माइनस जेड। a का वैल्यू कितना है 13, z का वैल्यू कितना है 6। 13 माइनस 6 कितना होता है भाई, 13 माइनस 6 कितना होता है 7। तो यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या रहेगा a माइनस जेड। चलिए a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 13, z का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7। 13 माइनस 7 कितना होता है, 13 माइनस 7 जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे। इसका वैल्यू 6 के आसपास कुछ आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का डिफरेंस निकालेंगे। तो अभी आपको निकालना है प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का डिफरेंस, मतलब इस z माइनस n का वैल्यू। z का वैल्यू कितना है 6, n का वैल्यू कितना है 7। हमें प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखना है कि वैल्यू 1 आता है या नहीं आता है। यहाँ पे तो वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी आप चेक करेंगे z माइनस n का वैल्यू। z का वैल्यू कितना है 7
n का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितना आ रहा है 1। मतलब यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एग्जाम्पल में भी आपने ये ऑब्जर्व किया कि एटॉमिक नंबर तो आपका सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो आपका डिफरेंट है और एटॉमिक मास नंबर आपका सेम है। मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार है। फिर मूव कर रहे हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 1 आ रहा है और यहाँ पे भी आपका डिफरेंस R1 आ रहा है। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए भाई, मिरर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये था आपका मिरर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट, जिसमें वो कहता है कि पहले दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स तो होने चाहिए, लेकिन उसके बाद में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस जो है, चाहे +1 हो या -1 हो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो 1 होना चाहिए, तब जाके वो एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई होते। तो लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि बुक में तो ऐसा कुछ एलाबोरेट करके दिया नहीं, जस्ट उन्होंने डायरेक्टली एग्जाम्पल दे दिए। बट एग्जाम्पल देने से थोड़ी समझता है। अगर मैं आपको एलाबोरेट ही नहीं कराती थी तो आपको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती थी और आप इसको रट्टा मार लेते थे। ठीक है भाई, तो इसको अच्छे से प्रॉपरली मेक अ पॉइंट कि आप इसको लिख लो कहीं पे, क्योंकि बुक में नहीं दिया है। चलिए भाई, अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आइसोटोन्स, जो कि 4th क्लासिफिकेशन है आपके न्यूक्लियाइड का। तो चलिए देखते हैं आइसोटोन्स को कि आइसोटोन्स आपका क्या होता है। चलिए भाई देखते हैं हम लोग आइसोटोन्स को। आइसोटोन्स का ये कहना है एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर but same number of neutrons are called as isotones of each other। चलिए भाई, इसका ये कहना है कि ऐसे एलिमेंट्स, इसमें आपका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होगा, इसमें आपका एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट होगा। जैसे अभी हम लोगों ने आइसोटोप में क्या देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट था। आइसोबार में क्या देखा था, एटॉमिक मास नंबर सेम था और एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। अब हम लोग आइसोटोन में क्या देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। फिर आधे लोग बोलेंगे कि इतना सारा हम कैसे याद रखेंगे। देखो भाई, एक बढ़िया सा ट्रिक है मेरे पास में यहाँ पे कि आइसोटोन्स के स्पेलिंग में भी आता है n, आइसोटोन के स्पेलिंग में भी आता है n और न्यूट्रॉन के स्पेलिंग में भी आता है n। तो उससे आप याद रख सकते हो एक बढ़िया ट्रिक के साथ में कि आइसोटोन्स के केस में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं। आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। कैसे याद रहेगा आपको, आपको याद रखना है कि आइसोटोन्स के स्पेलिंग में n आता है, न्यूट्रॉन्स के स्पेलिंग में भी n आता है, मतलब आइसोटोन्स में आपके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। चलिए भाई एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज़ को। चलिए भाई ज़रा ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो आपका नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा Z को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एटॉमिक नंबर, और जो भी आपका ऊपर वाला नंबर होता है वो हमेशा A को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एटॉमिक मास नंबर। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ये Z ये A, हर जगह पे वैसे ही हम लोग मेंशन कर लेते हैं ताकि हमको समझने में एकदम आसानी हो। ठीक है, नीचे वाला नंबर हमेशा Z को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एटॉमिक नंबर को, ऊपर वाला नंबर हमेशा एटॉमिक मास नंबर मतलब ही A को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आगे के पार्ट की, तो आगे के पार्ट में आप लोगों ने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर और यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर दोनों के दोनों डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर और यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है। तो दोनों केसेस को ऑब्जर्व करने के बाद ये नोटिस करते हैं आप लोग कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है और एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है। ठीक है, फिर आप चेक करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को।
क्योंकि आपको ऑलरेडी देख के पता चल गया कि ये आइसोटोप्स तो है नहीं। आपको ये भी देख के पता चल गया कि ये आइसोबार तो है नहीं, क्योंकि आपने चेक किया क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं, मतलब ये आपके आइसोटोप तो नहीं है। फिर आपने देखा एटॉमिक मास नंबर को, क्या एटॉमिक मास नंबर सेम है, नहीं, इसका मतलब ये आपके आइसोबार भी नहीं है। तो फिर आप किसको निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड। यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है, A माइनस जेड। A का वैल्यू कितना है 13, Z का वैल्यू कितना है 6। 13 माइनस 6 कितना होता है भाई, निकालेंगे सारे के सारे। N का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका A का वैल्यू कितना है 14 और Z का वैल्यू कितना है 7। 14 माइनस 7 भी कितना आता है भाई, 7 आता है। और यहाँ पे आपका 13 माइनस 6 का वैल्यू भी कितना आता है, 7। तो दोनों केस में आपने क्या देखा कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, मतलब आइसोटोप तो नहीं है। एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, मतलब आइसोबार भी नहीं है। तो फिर आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे निकालेंगे, A माइनस जेड। 13 माइनस 6 किया, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। तो दोनों केसेस में आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। अगर दोनों केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन का स्पेलिंग N से स्टार्ट होता है, आइसोटोन में भी N आता है, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है सेम N सेम, तो आइसोटोन्स रहेंगे भाई। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, आइसोटोन्स। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे भाई, यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी आपका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप तो नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार भी नहीं है। तो कभी भी अगर आपको पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या ये एक दूसरे के आइसोटोप है, नहीं। क्या ये एक दूसरे के आइसोबार है, नहीं। अगर आइसोबार नहीं है तो मिरर न्यूक्लियाई तो होंगे नहीं ना। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे आइसोटोप को, फिर आप चेक करेंगे आइसोबार को। अगर आइसोबार है तो उसमें आप चेक करेंगे मिरर न्यूक्लियाई को। अगर आइसोबार ही नहीं है तो मिरर न्यूक्लियाई कहाँ से होंगे, तो फिर आप चेक करेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रहेगा, A माइनस जेड। चलिए आगे बढ़ते भाई। यहाँ पे आपका A का वैल्यू है 23 और Z का वैल्यू है 11। यहाँ पे आपके A का वैल्यू है 24 और Z का वैल्यू है 12। ठीक है भाई, 12 माइनस 24 कितना होता है, 12। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू 12 आया। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 23 माइनस 11 का वैल्यू भी कितना आता है, 12। तो यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू सेम है। तो दोनों केसेस में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन दोनों केसेस में आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम है, सेम। न्यूट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन का स्पेलिंग N से स्टार्ट होता है, आइसोटोन के भी स्पेलिंग में N आता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए भाई, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए भाई, आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोन हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोन हैं। समझे या नहीं समझे? बुक में सिर्फ उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए, ये क्लैरिफाई नहीं किया कि कैसे क्या सेम आ रहा है। तो भाई हम लोगों को तो क्लैरिफिकेशन चाहिए ना कि कैसे क्या हो रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। मैं आपको हर चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई करके दूंगी। तो ले लो भाई इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियाइड को, जिसका नाम है न्यूक्लियर आइसोमर। चलिए गाइस देखते हैं न्यूक्लियर आइसोमर को एकदम बढ़िया तरीके से। तो आपका जो 5th टाइप है वो है भाई न्यूक्लियर आइसोमर। तो देखते हैं न्यूक्लियर आइसोमर क्या कहता है। ठीक है, न्यूक्लियर आइसोमर का ये कहना है, द एलिमेंट्स, ठीक है, और द आइसोमर्स having same number of protons, having same number of protons मतलब ही Z, same number of neutrons मतलब ही N। ठीक है भाई, same atomic mass number मतलब ही A, but different energy state।
आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर आइसोमर। ठीक है भाई, चलो देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है। यहाँ पे आपको ये बोल रखा है कि ऐसे दो एलिमेंट्स, ठीक है, जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है, जिसमें आपका एटॉमिक मास नंबर भी सेम है, जिसमें आपका एटॉमिक मास नंबर भी सेम है, लेकिन उनमें आपकी एनर्जी का स्टेट डिफरेंट है, तो ऐसे एनर्जी स्टेट को आप, मतलब ये ऐसे आइसोमर्स को आप न्यूक्लियर आइसोमर बोलते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिया है कोबाल्ट को, यहाँ पे भी मैंने लिया है कोबाल्ट को, ठीक है। यहाँ पे इसका मैंने 60 एटॉमिक मास नंबर लिखा, इसका भी 60। आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इस केस में, कोबाल्ट के केस में, जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका सेम ही रहेगा। इसका जैसे 27 होता है एटॉमिक नंबर, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों केसेस में ये भी कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है, ठीक है भाई। आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे आपका एटॉमिक मास नंबर भी सेम है, मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है। तो तीनों क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हो रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है क्योंकि Z का वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है क्योंकि एटॉमिक मास नंबर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे है 60 m और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ये जो m है ना, इस m का मतलब होता है भाई, इस m का मतलब होता है मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। और ये वाली जो आपकी स्टेट है ये है आपकी नॉर्मल स्टेट। तो एक है आपका मेटास्टेबल स्टेट, यहाँ पे m लिखा है, तो m का मतलब क्या होता है, मेटास्टेबल स्टेट, और ये है आपकी नॉर्मल स्टेट। जो भी आपकी मेटास्टेबल स्टेट होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है। और ये होती है आपकी लो एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे भाई आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे दोनों केसेस में एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक मास नंबर सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम है, लेकिन दोनों केसेस में आपकी एनर्जी डिफरेंट है। यहाँ पे 60 m है, यहाँ पे 60 है। m का मतलब होता है मेटास्टेबल स्टेट, और कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टेट। मतलब ये वाला जो, ये दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर आइसोमर है, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस है। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट का है, ये नॉर्मल स्टेट का है, तो इसकी एनर्जी कम है, ठीक है भाई। यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक एंड मेक अ पॉइंट कि आप लोग सारे के सारे एकदम बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ। नोट्स में जिस तरीके से मैंने आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें लिखो, क्योंकि बुक में वो नहीं दिया है, और वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए और अपने इस 11th स्टैंडर्ड को पास आउट करने के लिए भी। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।